हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों, क्लास 10th का हिंदी का दोस्तों, जो कि 7 मार्च का होने वाला है। क्या दोस्तों, 7 मार्च का होने वाला है। उसके लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट का दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो पिछले वीडियो आपको कराए थे ना, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देख लीजिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों कि लेखिका का व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए क्या लिखेगा आप लोग। लेखिका के व्यक्तित्व पर निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पिताजी का प्रभाव दोस्तों, क्या पिताजी का प्रभाव सबसे पहले क्या है, देख लीजिए, ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी के स्वभाव एवं आदतों का अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा। पिताजी के गोरे रंग के प्रति लगाव ने लेखिका के अंदर हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी, क्योंकि वह काली है। इसी हीन ग्रंथि के कारण लेखिका कभी भी अपनी उपलब्ध पर भरोसा नहीं कर पाती। पिताजी के शकी स्वभाव का भी लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। उसके अपने स्वभाव में भी शक की झलक दिखाई देती है, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, ठीक है। तो देख लीजिए क्या, जब लेखिका 10वीं पास कर फर्स्ट ईयर में आई, तब उसका परिचय हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ। उन्होंने लेखिका को बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। साहित्य में रुचि उत्पन्न करने तथा लेखक की ओर प्रेरित करने में शीला अग्रवाल का बहुत योगदान था। लेखिका उनके साथ लंबी लंबी बहसें करती थी और उस काफ़ी कुछ समझने का प्रयास करती थी। शीला अग्रवाल ने लेखिका का साहित्य दायरा तो बढ़ाया ही, ठीक है, साथ ही देश की स्थितियों में सक्रिय भागीदारी करने को भी प्रेरित किया, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए 40 नंबर है, यानी कि दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे। तो देख लीजिए क्या है, काशी में समय के साथ अनेक परिवर्तन आ गए। इनमें से कुछ परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे। इनमें से प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित है। तो देखिए दोस्तों क्या है, पक्का महाल। दोस्तों पक्का महाल यानी कि काशी विश्वविद्यालय से लगा इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले को वहाँ से चले जाना, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब ना तो वह देसी घी मिलता है और न ही उससे बनी कचौड़ी जलेबी, ये दोनों चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। आगे देख लीजिए, संगीतियों के लिए गायकों के मन में आदर भाव का न रहना। आगे देख लीजिए, रियाज को न पूछना, ठीक है। आगे है कजली चैती अदब का जमाना चला जाना दोस्तों। तेरा आपका आंसर, इस तरह से आपको आंसर लिख देना है दोस्तों, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों, जितने आप लोग अक्षर बैठा के लिखेगा, राइटिंग से लिखिएगा दोस्तों, उसी तरह से आप लोग एग्जाम्बर जो है ना अच्छा नंबर देगा, ठीक है। लेकिन हाँ, लिखना होगा आपको अच्छी तरीके से। क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है दोस्तों। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है कि जो किसी नई चीज़ की खोज करता है, किसी चीज़ का आविष्कारता ही संस्कृत व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति या वास्तविक संस्कृति व्यक्ति है। जिसे कोई वस्तु पूर्वज से अनायास की प्राप्त हो जाती है, वह व्यक्ति संस्कृत नहीं कहला सकता, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। तो देख लीजिए, भगत का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था। वे एक गोरे चिट्टे और मंझोले कद के व्यक्ति थे। उम्र उनकी 60 वर्ष से ऊपर की थी। उनके बाल पक गए थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीरपंथियों वाली कनफटी टोपी, जाड़ा आने पर काली कमले ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर रामनंदी चंदन चमकता रहता था, ठीक है, जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चला जाता था। आगे देख लीजिए, वे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। इस वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व एक साधु की तरह प्रतीत होता था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्या है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किसी रूप में अभिव्यक्त किया। तो देख लीजिए, अभी कवि ने अपने जीवन में सुख का स्वप्न देखा था। कवि ने कल्पना की थी कि वह प्रिय के साथ बैठकर हंसने के कुछ क्षण पा सकेगा। उसकी प्रिय के अरुण कपोलों पर लालिमा दौड़ जाएगी। वह भी मधुर चांदनी रातों का आनंद उठा सकेगा। प्रिय उसके
आलिंगन में आएगा और वह सुखानुभूति कर सकेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो देख लीजिए गोपियों उद्धव को अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती है। यह बात वे सामान्य ढंग से न कहकर व्यंग में कहती है। इस कथन में यह व्यंग निहित है कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अलिप्त हैं। वे कृष्ण प्रेम में के बंधन में नहीं पड़े। यदि वे इसमें पड़े होते तो उनकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती। वे कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त बने रहने में सफल रहे, अतः भाग्यशाली हैं। वे उद्धव की स्तुति के बहाने निंदा कर रही है। ठीक है, आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना पहले। अब देख लीजिए क्या लिखना है दोस्तों, बादल पीड़ित प्यास से जनों की प्यास को बुझाने वाला है। ठीक है, बादल क्रांति के अर्थ की ओर भी संकेत करता है। यह क्रांति लोगों की इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगी। ठीक है, बादल ललित कल्पना की ओर भी संकेत करता है। ठीक है, आगे देख लीजिए बादल जन जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। ठीक है, आगे देख लीजिए बादल नवजीवन का अर्थ की ओर संकेत करता है। बादल नूतन कविता के अर्थों की ओर भी संकेत करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको 5-6 पॉइंट आपको लिख देना है, हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए 46 नंबर क्या है। 46 है दोस्तों कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतुक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। देख लीजिए क्या है दोस्तों, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतुक लेखिका को रहस्यमयी और जादू भरा प्रतीत हो रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। इस वातावरण का जादू लेखिका पर छाता चला जा रहा था। उसके आसपास सिर्फ शून्य था। देख लीजिए आगे है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर के रहता है। क्या है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोगों प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखें दोस्तों। देखिए क्या लिखेगा आप लोग, यह सही है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। वे अपन की जो है पीड़ा झेलते हैं। उनके दुख दर्द में साथ देने वाला कोई नहीं होता, सब अपने में सिमटे रहते हैं। हमारा अनुभव भी इसी प्रकार का है। हमारे पड़ोस में रात्रि के समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। रात भर उनके पास दुख बांटने के लिए कोई नहीं आया। प्रातः उनके होने पर दिखावा करने के लिए कुछ लोग सहानुभूति प्रकट करके अपने अपने काम पर चले गए। कहीं 10-11 बजे तक कुछ रिश्तेदार आ पाए, तब जाकर मृतक को क्रियाक्रम के लिए शमशान ले जाया जा सका। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। आगे देख लीजिए क्या है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताओं को लिखें दोस्तों। तो देख लीजिए किस तरह से आपको लिख देना है दोस्तों कि परशुराम के क्रोध करने पर राम की विनयशील एवं मृदु स्वभाव का परिचय मिलता है। वे परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए स्वयं को उनका दास बनाते हैं। लक्ष्मण को भी शांत रहने का संकेत करते हैं। वे धैर्यवान हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखेगा, लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। वे किसी को से दबना नहीं जानते। वे परशुराम को जो है ना खरी खोटी सुनाते हैं। आगे देख लीजिए लक्ष्मण तर्कशील हैं, उनके तर्क अकाट्य हैं। लक्ष्मण ऊपर से तो मुस्कुराते रहते हैं, पर उनके मन में क्रोध के भाव हैं। वे व्यंग करने में प्रवीण हैं। वे वाक्पटु भी हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरे से जो है आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है, अथवा भाव स्पष्ट करें। तो आपको भाव स्पष्ट खुद से कर लेना। देख लीजिए क्या आंसर है। देख लीजिए फसल क्या है, और तो कुछ नहीं वह है, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों का स्पर्श की महिमा है। ठीक है, देख लीजिए कवि का प्रश्न करता है कि खेतों में उगी हुई ये फसलें आखिर क्या है। वह स्वयं उत्तर देता है कि ये फसलें और कुछ नहीं है बल्कि पानी के अमृत भरे प्रभाव से सींच कर पुष्ट हुई है। इनमें जो है नदियों का जादू प्रभाव है। ये किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर इतनी फली फूली है। आशय यह है कि इनके फसलों में किसानों की जो है मेहनत छिपी है। ठीक है, आगे देख लीजिए लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही लेखक अपनी जापान यात्रा के अवसर पर हिरोशिमा भी गया। ठीक है, हिरोशिमा कहाँ है दोस्तों, जापान में है। ठीक है,
यहाँ विश्व युद्ध में अणु बम बरसाए गए थे। ठीक है, रेडियम पदार्थ से आहत लोगों ने लंबे समय तक कष्ट भोगा। लेखक उनसे मिला भी, इस प्रकार उससे प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ। पर यह अनुभव पर्याप्त नहीं है, अनुभूति होने आवश्यक है। वह गहरी चीज़ है। यह अनुभूति होती है जो संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो लेखक के साथ वास्तव में घटित नहीं हुआ होता। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है। लेखक ने एक दिन हिरोशिमा में एक जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया को देखा। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ के किरणों ने पत्थर को झुलसा दिया, व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। इस प्रकार समस्त ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी हो, उस छाया को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा। इतिहास जैसे उसके भीतर जलते हुए सूर्य सा उगा आया था। उस क्षण लेखक स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का जो है भोक्ता बन गया था। ठीक है, आगे देख लीजिए। ये 50 नंबर है दोस्तों। तो आपको बता दिए कि संकेत बिंदु जो है ना आप लोग खुद कर लेंगे कि जरूर देख लेंगे दोस्तों क्या है। ठीक है, देख लीजिए क्या दोस्तों कि बिरसा भगवान, क्या दोस्तों बिरसा भगवान की बिरसा मुंडा के जो है ना भूमिका लिखना है। इनका भूमिका क्या है देख लीजिए। भूमिका है दोस्तों इतना आपको भूमिका लिख देना दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए बाल्यावस्था एवं शिक्षा, उनकी शिक्षा कैसे हुआ। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या थे वो, इस सब आपको लिख देना है दोस्तों। आप देख लीजिए कार्य, उनका कार्य, उसका काम क्या है दोस्तों, ये आपको लिख देना है। ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे दोस्तों। वीडियो को रोक रोक कर आप इसे देख लीजिएगा। अंग्रेजों से संघर्ष कैसे किए, ये भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए उपसंहार दोस्तों, उपसंहार देख लीजिए, ये भी आप लोग कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, ये आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इतना बड़ा आप लोग को रटने का कोई जरूरत नहीं दोस्तों, इसे आप लोग समझ लीजिए, हो जाएगा। जिस सेकेंड है दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण से देख लीजिए क्या है, भूमिका क्या है, प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के प्रकार क्या है दोस्तों। देख लीजिए प्रदूषण का प्रकार है वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, प्रदूषण के कारण दुष्परिणाम। ठीक है, प्रदूषण के रोकने के उपाय। इतना आप लोग लिख देंगे ना तो आपको दोस्तों 5 नंबर जो है आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को पूछेगा ना दोस्तों, बस 2-3 पॉइंट जो आपसे पूछ देगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग देख लेंगे दोस्तों। जैसे कि अपने मित्र के पास पत्र लिखे जिसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के बारे में वर्णन हुआ है। तो आपको पत्र लिखने भी बता दिया गया है किस तरह से आपको पत्र लिखना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, स्थान के नाम, प्लेस के नाम लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे दोस्तों, फिर आपका क्या ना किसको आप लोग लिख रहे हैं। ठीक है, सप्रेम नमस्ते। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है दोस्तों। बाकी सब अपने से लिखना है, सबके क्या आपका कारण है सब इसमें लिख दीजिएगा। लास्ट में अपना नाम लिखिए और आप क्या हैं उनके, ये आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों विज्ञापन, तो विज्ञापन भी आपको बता दिए किस तरह से आपको विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, बस आप लोग को जो है ना सब्जेक्टिव का दोस्तों कुछ ऐसे किसी को देखना है जो कि आपके। बाकी चलिए वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।